नमस्ते दोस्तों, मैं आपका मित्र निखिल प्रसाद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज इस वीडियो में मैं फ्लुएंसी शेपिंग टेक्निक और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहें क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो के अंत तक आपको बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जानने को मिले। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं फ्लुएंसी शेपिंग टेक्निक के बारे में कि आखिरकार यह क्या होती है और कैसे यह हमें स्टैमरिंग के प्रॉब्लम से निकाल सकती है। तो दोस्तों, फ्लुएंसी शेपिंग टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो आपकी फ्लुएंसी को लेकर के काम करती है। जो आदमी बहुत ज़्यादा हकला रहा है और अटक अटक के बात कर रहा है, तो इस फ्लुएंसी शेपिंग टेक्निक से क्या होगा कि उनका जो अटकना है, उनका जो हार्ड ब्लॉकेज है वह एक सॉफ्ट ब्लॉकेज में कन्वर्ट हो जाएगा और बोलना उनके लिए थोड़ा सा आरामदायक हो जाएगा। फ्लुएंसी शेपिंग टेक्निक से रातों रात आपकी स्टैमरिंग क्योर नहीं हो सकती है ना। यह कोई स्टैमरिंग क्योर करने की औषधि नहीं है, पर ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि आप अपने जो हार्ड ब्लॉकेजेस है, जो आप अपनी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हो, चाहे अपना नाम बताने में हो, चाहे कॉल पर बात करने में हो या कोई भी काम करने में हो, अगर आप हार्ड ब्लॉकेजेस का जो है सामना अगर कर रहे हो, तो यहाँ आपको आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और आपकी जो हार्ड ब्लॉकेजेस है वह सॉफ्ट ब्लॉकेज में बदल जाएगी और आपके लिए बोलने में बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी। तो यह है फ्लुएंसी शेपिंग टेक्निक का इम्पोर्टेंस। तो चलिए मैं कुछ और बातें बता देता हूँ आपको फ्लुएंसी शेपिंग टेक्निक के बारे में। फ्लुएंसी शेपिंग टेक्निक मेनली 4 प्रकार की होती है। पहली होती है बाउंसिंग टेक्निक। तो दोस्तों, बाउंसिंग टेक्निक क्या है? मान लीजिए कि मुझे अपना नाम बताना है निखिल और मैं उस वर्ड को बोल नहीं पा रहा हूँ। सामने वाला बार बार मुझसे पूछ रहा है कि आप अपना नाम बताइए, आप अपना नाम बताइए, पर मैं अपने नाम पर ही अटक गया हूँ और अपना नाम बता नहीं पा रहा हूँ। तो उस मुश्किल घड़ी में आखिरकार मैं कैसे अपना नाम बता पाऊंगा? तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं अगर सामने वाला जो है बार बार मुझसे नाम पूछ रहा है ना, वो किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए खड़ा हुआ है ना, और वो वहाँ मेरा नाम पूछ करके लिखना चाह रहा है और अगर मैं नाम बोलने में ही अटक जाऊं, तो आखिरकार मैं कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकल पाऊंगा? आप ऐसे सिचुएशन की इमेजिनेशन कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन से डील करना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर मुझे स्टैमरिंग की बहुत ज़्यादा समस्या है और सामने वाला बार बार मुझसे नाम पूछ रहा है, क्योंकि नाम बताना भी इम्पोर्टेंट होता है, बिना नाम बताए कोई भी काम कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो आखिरकार मैं कैसे अपना नाम बता पाऊंगा? मैं फ्लुएंसी शेपिंग टेक्निक का यूज़ करके मैं बता सकता हूँ सामने वालों को अपना नाम। समझ लीजिए कि मुझे बाउंसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना है, तो मैं अपना नाम कुछ इस प्रकार से बताऊंगा। मेरा नाम नी 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 निखिल है। तो ऐसा करके कम से कम मैं अपना नाम बता पाऊंगा। तो बाउंसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके क्या हुआ कि मैं जब अपना नाम में फंस गया तो मेरी सांस अटक गई और मेरा वॉइस पूरा ब्लॉक हो गया, है ना। नी नी ऐसे करके वॉइस ब्लॉक हो गया। तो आखिरकार ऐसे सिचुएशन से मैं कैसे बाहर निकल पाऊंगा? ऐसे सिचुएशन से मैं सिर्फ और सिर्फ बाउंसिंग टेक्निक का यूज करके ही निकल पाऊंगा। अगर मान लीजिए मैं फर्स्ट अल्फ़ाबेट को, पहली जो ध्वनि है उसको मैं अगर धीरे धीरे बोलूं, एक एक स्टेप ले करके मैं आगे बढ़ूं और धीरे धीरे 2 से 3 बाउंस लूं, अगर जैसे कि गेंद टप्पा खाती है जमीन पर, ऐसे करके अगर मैं जो है 2 से 3 अटेम्प्ट में अगर अपना नाम बोलूं, तो मैं कम से कम अपना नाम सही से बता पाऊंगा सामने वाले को। और अगर मैं ऐसे करके अपना नाम बताऊं नि 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 निखिल, तो इससे क्या होगा कि सामने वाले के समझ में कुछ भी नहीं आ पाएगा कि आखिरकार मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे भी बोलने में बहुत ज़्यादा असुविधा महसूस होगी।
तो बाउंसिंग टेक्निक से क्या होगा कि आपका जो हार्ड ब्लॉकेज है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ब्लॉकेज में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका रेट ऑफ स्पीच थोड़ा स्लो हो जाएगा और आपको सांस लेने का मौका मिल जाएगा कि आप सांस ले करके अपनी बातों को और आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप अपना नाम में ही बहुत ज़्यादा हार्ड ब्लॉकेज करके बोल रहे हैं, तो आपकी सांस इतनी फूल जाएगी कि आप आगे की बातें कुछ भी बता ही नहीं पाओगे, है ना। आप अपना नाम में ही अगर इतना थक गए हो बताते बताते, आपकी सांस पूरी फूल गई है, तो आप अपना कंप्लीट एड्रेस कहाँ से बता पाओगे सामने वाले को। अंत में यही उपाय बचता है कि आप लिख करके अपना एड्रेस आपको बताना पड़ेगा सामने वाले को, और आपके पास कोई उपाय नहीं बचेगा। पर हर चीज़ लिख करके कर पाना पॉसिबल नहीं होता है ना, क्योंकि हमें कभी ना कभी अपनी स्पीच पर भी इम्प्रूवमेंट जो है लेके आना होगा। अगर स्पीच इम्प्रूव नहीं होगी तो हमें हर जगह दिक्कत आएगी, जैसे कॉल में, चाहे किसी को किसी दूर खड़े व्यक्ति को कुछ बातें बोलनी हो, तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में हम लोग बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाएंगे, और और हमारे लिए उस काम को कर पाना उस सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल और परेशानी भरा होगा। तो हमें कभी ना कभी अपने लाइफ में अपनी स्पीच पर काम करके अपनी स्पीच में इम्प्रूवमेंट लेके आना ही पड़ेगा, चाहे आप आज कोशिश करिए या आज से 5 साल बाद कोशिश करिए। ये आपको आज ना कल अपनाना ही पड़ेगा अपने लाइफ में, अगर आप अपनी स्पीच में बेहतरी चाहते हैं और एक अच्छे स्पीकर बन के उभरना चाहते हैं। तो दोस्तों, सेकंड टेक्निक जो मैं बताना चाहूँगा वो है प्रोलॉन्गेशन टेक्निक। मान लीजिए कि मैं जो है दिल्ली के लिए ट्रेन का टिकट खरीद रहा हूँ और काउंटर में मुझे दिल्ली कहना है, तो दिल्ली शब्द मेरे मुंह से नहीं निकल पा रहा है ना। और तो उस सिचुएशन में आखिरकार मैं कैसे करके दिल्ली बोल पाऊंगा। मैं अपना जो टिकट है वो इस तरीके से खरीद पाऊंगा, मुझे दिल्ली के लिए एक टिकट दे दें। तो दिल्ली जब मैं बोलूँगा तो मुझे हो सकता हार्ड ब्लॉकेज हो, पर अगर मैं दिल्ली का जो डी है अगर मैं उसको खींच के इलोंगेट कर लूँ, एक्सटेंड कर लूँ, और 2 से 3 सेकंड तक मैं उसको जो है मतलब कि एक्सटेंड करके बोलूँ दिल्ली, तो इससे क्या होगा कि सामने वालों को भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ दिल्ली का टिकट मांग रहा है। भले मेरा जो है प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल एग्जैक्ट ना हो, पर कम से कम उसे यहाँ अंदाज़ा मिल जाएगा कि यहाँ इंसान दिल्ली के लिए टिकट खरीद रहा है, ना कि तमिलनाडु के लिए, ना कि बेंगलोर के लिए, ना कि हैदराबाद के लिए। यहाँ इंसान दिल्ली के लिए टिकट मांग रहा है और वह दिल्ली के लिए ही मुझे टिकट देगा, ना कि मुंबई के लिए, ना बेंगलोर के लिए, ना हैदराबाद के लिए। और अंत में मुझे अगर दिल्ली पहुंचना है तो मैं दिल्ली पहुंच पाऊंगा। तो इस तरीके से आप सामने वाले से कम्युनिकेट कर सकते हैं अगर आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड ब्लॉकेजेस का शिकार हो रहे हैं सामने वाले से बात करते समय। उसके बाद थर्ड टेक्निक में ये आपको बताना चाहूँगा वह है वॉलंटरी स्टैमरिंग। तो दोस्तों, वॉलंटरी स्टैमरिंग क्या होती है। मान लीजिए कि आप कहीं पे बात करने के लिए जा रहे हो और आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी महसूस हो रही है, और एंग्जाइटी की वजह से आप कुछ भी बोल नहीं पा रहे हो, है ना। आपके अंदर बार बार यह प्रेशर बन रहा है मन में कि आखिरकार मैं कैसे बोल पाऊंगा, है ना। कहीं मैं अटक गया, कहीं मैं हकला गया तो आखिरकार क्या होगा। तो आप जो है वॉलंटरी स्टैमरिंग करके बोल सकते हैं, है ना। आप जानबूझ करके हकला करके बोल सकते हैं ताकि सामने वाले को यह अंदाज़ा मिल जाए कि हाँ आपको स्टैमरिंग की समस्या है, और आपके अंदर बहुत ज़्यादा डर फियर जो है नहीं होगा। और अगर थोड़ा बहुत डर फियर अगर आ भी गया तो आपको बहुत ज़्यादा सीवियर स्टैमरिंग नहीं होगी। तो वॉलंटरी स्टैमरिंग एक जो है एक डर की गोली है, एक ऐसी गोली है कि अगर आपने सामने वाले के सामने वॉलंटरी स्टैमरिंग किया तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा जो है डर फियर एंग्जाइटी ये सब समस्या नहीं होंगी, क्योंकि सामने वाले को पता चल ही जाएगा कि आपको स्टैमरिंग की इशू है, और आपके अंदर अच्छा बोलने का जो प्रेशर है ये बिल्कुल नहीं रहेगा, और आप फ्लुएंटली कुछ भी जो है बेहतर तरीके से और बहुत ज़्यादा मतलब एंग्जाइटी से आप जो है नहीं बोलोगे सामने वाले से। तो
वॉलेंटरी स्टैमरिंग से आप जानबूझ के हकला रहे हो, जैसे कि मान लीजिए मुझे अपना नाम बताना है सामने वाले को, तो मैं वॉलेंटरी स्टैमरिंग के साथ इस ढंग से बता सकता हूँ अपना नाम, म म म म मेरा न न न न न न नाम नि, 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 निखिल प्रसाद है और मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। तो इससे क्या होगा कि मेरे अंदर एक प्रेशर बिल्डअप नहीं हो रहा कि अगर मैं हकला जाऊं, है ना, तो क्या होगा। और मैं खुल करके मैं सामने वाले के सामने ये एक्सेप्टेंस दिखा रहा हूँ कि हाँ, मेरे अंदर स्टैमरिंग इशू है और मैं इस ढंग से बोलता हूँ। भले सामने वाले की जो प्रतिक्रिया है, जो रिएक्शन है, वो कुछ भी हो सकता है, वहाँ मुझे एडवाइस दे कि हाँ, शांति से बोल लो, आराम से बोल लो। पर अगर मैं यह करके अगर बोल रहा हूँ, तो सामने वाला को यहाँ अंदाजा मिल जाता है कि हाँ, सामने वाला एक हकलाने वाला इंसान है और इसकी बातों को मुझे थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। अगर मैं ध्यान से नहीं सुनूंगा तो मुझे हो सकता है कि कुछ बातें समझ में ना आए। और जो हकलाने वाला व्यक्ति है तो उसे भी बहुत ज़्यादा सीवियर स्टैमरिंग नहीं होगी, वह भी जो है टेंशन फ्री हो गया, हकला हकला के ही सही, पर वह अपनी बातें बता सकता है सामने वाले को। तो वॉलेंटरी स्टैमरिंग से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और हमारे अंदर जो है बहुत ज़्यादा डर, फियर, शर्म ये सब नहीं डेवलप होता है जब हम लोग किसी के सामने बोलते हैं। तो दोस्तों, ये ये थी कुछ फ्लुएंसी शेपिंग टेक्निक जो कि मैंने बताया, बाउंसिंग, प्रोलॉन्गेशन, वॉलेंटरी स्टटिंग। और ये सब जो फ्लुएंसी शेपिंग टेक्निक है, ये सब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और एक और टेक्निक के बारे में मैं बताना भूल गया, वह है पॉजिंग टेक्निक। पॉजिंग टेक्निक क्या होती है दोस्तों, ये भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है। अगर समझ लीजिए कि बहुत सारे हकलाने वाले अपनी जो है बोलने की स्पीड को वहाँ कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और बहुत ही ज़्यादा जो है बहुत ही ज़्यादा अपने स्पीड को वह अनकंट्रोल ढंग से बोलते हैं, जैसे कि मेरा नाम निखिल प्रसाद है। तो दोस्तों, अगर वह अपनी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, है ना, अगर उनकी स्पीड उनके कंट्रोल में नहीं है, तो उनकी सांसें इतनी जल्दी जल्दी अगर चढ़ेगी छूटेगी, चढ़ेगी छूटेगी, तो एक लाइन बोलने में ही उनकी सांसें फूल जाएंगी, माथे से पसीना आ जाएगा और वह लंबे वक्त तक कुछ भी बोल नहीं पाएंगे, है ना। और सामने वाले को भी बहुत ज़्यादा समस्या होगी। तो पॉजिंग टेक्निक से क्या होगा कि उनकी जो बोलने की स्पीड है वह थोड़ी कंट्रोल में आ पाएगी। अगर कंट्रोल में आ गई तो कम से कम वहाँ जो है इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कहाँ पे उनको बाउंसिंग यूज़ करना है और कहाँ पे प्रोलॉन्गेशन के साथ उन्हें बातें कहनी है। अगर एक शब्द अगर वह एक एक शब्द करके बोले तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में किसी की भी बोलने की स्पीड उनके कंट्रोल में नहीं रहती है। तो अगर एक एक शब्द करके वह बोलते हैं तो उनकी बोलने की स्पीड थोड़ी सी कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगी और वह देखेंगे कि उनके जो है जो स्पीच है वह उसमें थोड़ा कंट्रोल इस्टेब्लिश होना शुरू हो गया है। और वो जो है फिर धीरे धीरे करके अपने शब्दों को मिला मिला के बोल सकते हैं, जैसे पहले एक एक शब्द बोले, फिर उसके बाद दो शब्द करके बोले, उसके बाद तीन तीन शब्द करके बोले। तो ऐसे करते करते वहाँ देखेंगे कि पहले जो अनकंट्रोल उनकी जो रेट ऑफ स्पीच थी, है ना, जो उनके कंट्रोल से भी बाहर थी, वह धीरे धीरे कंट्रोल में आना शुरू हो गई है। और वह जो है आसानी से, है ना, एक वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ और एक कंट्रोल्ड ब्रीदिंग के साथ, एक कंट्रोल्ड स्पीड के साथ वह अपनी बातों को इफेक्टिवली सामने वाले के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो पॉजिंग टेक्निक बहुत ही अच्छी टेक्निक है। अगर आप किसी भी टेक्निक को अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पहले पॉजिंग टेक्निक को अपनाएं, क्योंकि पॉजिंग टेक्निक को अपनाएंगे तो आपको पता लगेगा कि अगर मैं आने वाले दो शब्द बाद में अगर अटकने वाला हूँ, है ना, जो कि हर स्टैमरिंग पर्सन को मालूम होता है कि कब वह अटकेगा कब वह नहीं अटकेगा, है ना। तो अगर दो शब्द बाद अगर स्टैमरिंग पर्सन को यह मालूम पड़ रहा है कि अगर वह अटकने वाला है, तो वह धीरे धीरे रुक रुक के बोले, पॉज लेके बोले, सांस लेके बोले। और जब वह देखे कि मैं उस शब्द पर पहुंच गया जहाँ पे मुझे स्टैमरिंग होगी, ब्लॉकेज होगी, तो वह उस शब्द में बाउंसिंग या प्रोलॉन्गेशन, ये दो चीज में से किसी एक चीज का यूज करके वह बोल सकते हैं।
है ना, किसी भी शब्द को वहाँ सिर्फ एक ही टेक्निक यूज करके बोल पाएंगे। दो टेक्निक को एक साथ यूज कर पाना पॉसिबल नहीं है। पर जो है एक सेंटेंस में, एक वाक्य में दो टेक्निक जो है यूज किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे अपना नाम बताना है किसी को कि मेरा नाम निखिल प्रसाद है, तो मैं टेक्निक के यूज करके मैं इस तरह से बोल सकता हूँ, जो कि बाउंसिंग भी यूज कर रहा हूँ और प्रोलॉन्गेशन भी यूज कर रहा हूँ कि म म म म मेरा नाम निखिल प्रसाद है। तो अगर माँ में मुझे ब्लॉकेज हो रहा है तो माँ में मैं थोड़ा बाउंसिंग करके बोल लिया, और निखिल में मैं थोड़ा प्रोलॉन्गेशन यूज कर लिया। तो एट ए टाइम आप एक शब्द पे एक ही टेक्निक यूज कर सकते हैं, पर एक वाक्य में आप दो टेक्निक भी यूज कर सकते हैं जो आपको सहूलियत लगे। और जो है पॉजिंग टेक्निक से आपकी रेट ऑफ स्पीच बहुत हद तक कम हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप निरंतर निरंतर लगातार अगर आप कंटिन्यूअसली इस टेक्निक्स को लोगों के सामने प्रैक्टिस कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप कम्युनिकेट कर रहे हैं लोगों से इस टेक्निक को यूज़ करके, तो आपको बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगी आपके स्पीच में। क्योंकि जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि स्टैमरिंग एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, और यहाँ कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल भी होता है। क्योंकि जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है कि यहाँ एक स्टैमरिंग आइसबर्ग के समान है। स्टैमरिंग एक आइसबर्ग के समान है जो हमें पानी के बाहर दिखता है, वहाँ सिर्फ 1% है, और 99% जो समस्या है वो हमारे मन के भीतर दबी हुई हैं। तो यहाँ साइकोलॉजिकल इशू तो है ही, साथ में यहाँ न्यूरोलॉजिकल इशू है। तो अगर आप न्यूरोलॉजिकल पार्ट को अगर इम्प्रूव करना चाहते हो तो फ्लुएंसी शेपिंग टेक्निक आपके बहुत काम आएगी। और धीरे धीरे अभ्यास करते करते आप देखोगे कि आपकी स्पीच बहुत ही ज़्यादा बेहतर होते जा रही है। पहले आपको थोड़ी सी समस्या होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी टेक्निक को यूज़ कर पाना थोड़ा सा मुश्किल तो होता है। पर अगर आप इस चीज़ को थोड़ा समझ लेते हैं और धीरे धीरे निरंतर अभ्यास करते करते अगर आप इसमें मास्टर होते जाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी ब्रेन की पूरी न्यूरोलॉजी ही बदल के रह गई है। जो आप पहले बहुत ही ज़्यादा सीवियर स्टैमरर थे, तो धीरे धीरे आप एक बेटर कम्युनिकेटर बनते जाओगे, और आपको किसी भी शब्द में हार्ड ब्लॉकेजेस का सामना करना नहीं पड़ेगा। पहले आप देखते होंगे कि आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, पर धीरे धीरे इसका अभ्यास करते करते आपकी हार्ड ब्लॉकेजेस सॉफ्ट ब्लॉकेजेस में बदल जाएंगी, और सॉफ्ट ब्लॉकेजेस भी धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाएगी, और आपके अंदर जो हकलाने की प्रवृत्ति है वो भी धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाएगी, और आप एक बेहतर कम्युनिकेटर बन के उभरना शुरू हो जाओगे। तो दोस्तों, मेरा सभी से निवेदन है कि आप फ्लुएंसी शेपिंग टेक्निक का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा बोलें, और पॉजिंग टेक्निक सबसे अच्छी टेक्निक है, और यहाँ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। मेरे लिए भी यहाँ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही थी, क्योंकि मेरे भी रेट ऑफ स्पीच जो है बहुत ज़्यादा हाई थी, और पॉजिंग टेक्निक के वजह से ही मैं अपनी स्पीच को थोड़ा सा कंट्रोल पे ले पाया हूँ, और इस पर एक कंट्रोल इस्टेब्लिश कर पाया हूँ। तो दोस्तों, आप सभी टेक्निक्स को समझिए और इसका इम्प्लीमेंटेशन करिए अपने डे टू डे लाइफ में। अगर आप इसको कर पाने में सफल होते हैं तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते आप एक बहुत ही अच्छे कम्युनिकेटर बनोगे, और एक सफल वक्ता भी बन के उभरोगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरा यह वीडियो अन्य मित्रों के साथ शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का मेरा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए। थैंक यू।